क्रिएट करने शुरू किए हैं और IFI इन्फो मीडिया के थ्रू जो हम लोगों ने रियलिटी वॉच के द्वारा 3 प्रोडक्ट्स मार्केट के लिए डिजाइन किए हैं मेक श्योर करने के लिए द रियलिटी ऑफ रियलिटी टॉक शो के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करें, इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू। सो जिसमें एक प्रिंट मीडिया में प्रोडक्ट है रियलिटी वॉच जो आप लोगों के सामने अगले महीने से एक मंथली एडिशन बहुत ही पार्टिसिपेटिव मैगजीन होने वाली है नेशनल लेवल पे, और रियलिटी ऑफ रियलिटी टॉक शो को हम लोग लेकर जाएंगे, इसको बिल्डअप करते हुए धीरे धीरे लेकर चलेंगे एक सबसे अलग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरैक्टिव एक्सपो फॉर रियल एस्टेट, जहां पर कि बिल्डर कम्युनिटी, ब्रोकर कम्युनिटी इकट्ठे पार्टिसिपेट कर सके, पोडियम को शेयर कर सके और जितने भी चैलेंजेस हैं कस्टमर्स वहां पे इंटरेक्शन कर सके और वो अपने जो भी गैप है कमिटमेंट वर्सेस डिलीवरी में जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए कमिटेड होकर लोगों को फेस कर सके। एक ऐसा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपो होते हैं, उन एक्सपो में कुछ इंटरेक्शंस ज्यादा नहीं होती, सिर्फ लोग विजिट करते हैं स्टॉल्स को और अपना प्रॉपर्टी को परचेज करने के हिसाब से आते हैं। हमारे कंट्री में ये कहा जाता है कि जिसके पास कोई काम ना हो वो प्रॉपर्टी डीलर बन जाए, ऐसा कहा जाता है। मैं भी उस कम्युनिटी से बाइक में, लेकिन देखा जाए तो बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। मुझे बड़े अच्छे से याद है, मेरे फादर भी आज यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग उनकी मोटरसाइकिल में बैठ कर आया करते थे और ढूंढा करते थे कि कहाँ हमारी बजट में हमें मकान मिल सकता है, और हर बार वापस चले जाया करते थे कि नहीं अभी हमारा बजट थोड़ा कम है, रेट ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो वो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से। इस कमिटमेंट को आप लोगों की उपस्थिति में दर्शाते हुए कि हमें ये जो गैप दिख रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इसके लिए इन प्रोडक्ट्स के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। सबसे पहला चैलेंज है कि इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स की कमी है। हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, मेरा खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग एरिया है कि किस तरीके से एजुकेट करें कि ऑलवेज वी शुड स्टिक टू द बेसिक्स। हम लोग नीड को एनालाइज करें, हम लोग नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस प्रोवाइड करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब गारंटी तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक चांस है, तो उसके रिस्क फैक्टर्स भी बताएं बड़े डेयरिंग सोच के साथ। और वो रिस्क फैक्टर्स बताने के बाद में कस्टमर के सामने या इन्वेस्टर के सामने या एंड यूजर के सामने एक चॉइस हो कि वो अपनी नॉलेज के ऊपर बेस्ड अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो आज मैं ये सारे चैलेंजेस जो मेरे दिमाग में 24 घंटे चलते रहते हैं इस कम्युनिटी के सामने रखने वाला हूँ। चाहता हूँ कि इस पर पार्टिसिपेशन हो बहुत अच्छे से और इतना क्वालिटी कंटेंट हम लोग जनरेट करें जिसकी आवाज सिस्टम तक भी जाए। लो बजट हाउसिंग की बात गवर्नमेंट करती है। लो बजट हाउसिंग का सपना उस दिन चकनाचूर हो जाता है जिस दिन बिल्डर अथॉरिटी से पहली बार प्लॉट लेता है और उसको ऑफिशियल अमाउंट के साथ साथ एक बहुत ही महंगा सेवा कर भी देना पड़ता है, जो कि जितना जमीन का रेट होता है उससे ही कहीं डबल वो सेवा कर होता है। तो पहले दिन से ही प्रोडक्ट की कॉस्ट डबल हो जाती है। एंड यूजर की पॉकेट से कितना पैसा जाए, वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी का अगर रिवर्स कैलकुलेशन करें कॉस्टिंग कैसे निकलेगी। इस इंडस्ट्री में हम सिर्फ एंड यूजर के दम पे भी नहीं ठहर सकते। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि 50% इन्वेस्टर आता है, 50% एंड यूजर आता है। इन्वेस्टर किस सोच से आता है कि आज वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जब विसिनिटी डेवलप हो जाएगी, विसिनिटी डेवलप होने के बाद जब एंड यूजर आएगा, वो एंड यूजर आके उस मकान को खरीदेगा या दुकान को खरीदेगा या ऑफिस को खरीदेगा या उस फार्म हाउस को खरीदेगा, तो इन्वेस्टर का लगाया हुआ पैसा उसको बढ़ के मिलेगा, कुछ एप्रिसिएशन उसको मिलेगा। लेकिन कैसे डिफाइन करें कि आज जो प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है वो ऑलरेडी ओवर प्राइस है या नहीं है, और कैसे उसको वो इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। बेशक आज की डेट में क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे दो कंट्रीज में सप्लाई से कहीं ज्यादा डिमांड हमेशा अवेलेबल रहती है और अगले आई बिलीव 50 से 100 साल तक रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स जरूर अपना हाथ खींचना शुरू कर सकते हैं अगले कुछ सालों में, अगर यही सब ऐसे चलता रहा। ओवर प्राइस खरीदेगा, टाइम पर बिकेगा नहीं, ROI उसकी कम हो जाएगी, दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ भी पैसा जा सकता है। जो चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और भी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं रियल एस्टेट के लिए, म्यूचुअल फंड है या बैंकिंग है या आपके शेयर्स हैं, व्हाटएवर इट इज, बहुत सारे और कॉम्पिटिटिव एरिया है। और सिर्फ इंडिया का ही इन्वेस्टमेंट क्यों है, बाहर देश का इन्वेस्टमेंट क्यों ना है।
ये इंडस्ट्री अगर फ्रूटफुल रहेगी, दिखेगी ग्रो करते हुए, और बाहर की दुनिया का भी ध्यान जाएगा कि हाँ अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट डाला जाए तो वहां पर उनका पैसा सिक्योर्ड है और जो कमिटमेंट्स दिए जाते हैं वो डिलीवर भी होते हैं। ये सारे चैलेंजेस मैं आप लोगों के सामने आज रखे हुए चाहता हूँ कि इस पे आप बहुत ही क्वालिटी डिस्कशन करें, किसी इंडिविजुअल को पिन पॉइंट ना करते हुए। लेकिन सच बात तो ये है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से मैं क्वेश्चन रख रहा हूं। जब हमारे पास में डिमांड की कमी नहीं है, जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, जब हमारे पास ग्राहकों की कमी नहीं है, अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं लो बजट हाउसिंग के आंकड़ों का, अभी तक टोटल सिर्फ 7% यूटिलाइजेशन हुआ है हमारे कंट्री में, यानी कि 93% पोटेंशियल बाकी पड़ा हुआ है लो बजट हाउसिंग में। किसी भी एक ऐसे शख्स को मकान बनाने के लिए जो कि अपना थोड़ा पैसा शुरू में देके बैंक लोन के थ्रू, बाकी इंस्टॉलमेंट के थ्रू पैसा देते हुए, किराया ना देकर अपना एक आशियाना बनाना चाहता है और सेफ्टी के साथ रहना चाहता है, सिक्योरिटी के साथ रहना चाहता है। वो 93% पोटेंशियल को बताएंगे हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बीच में हम लोग कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं रुकेंगे। सो जो चैलेंजिंग एरियाज हैं, कस्टमर को भी बहुत सारी चीजों पे हमें अवेयरनेस प्रोवाइड करानी होगी। आज तक मुझे लगता नहीं है कि कितने लोग, 100 में से कितने लोग बिल्डर बायर एग्रीमेंट को पढ़ते होंगे। एज अ ब्रोकर मैंने किसी एक बिल्डर का प्रोजेक्ट प्रमोट किया था आज से 5 साल पहले। उसमें कमिटमेंट दिया गया था कि पर स्क्वायर फीट पे इतना पर्टिकुलर बेनिफिट इन्वेस्टर कमाएगा। तो हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई में कंट्रोल रखने के लिए बिल्डर से कुछ कमिटमेंट लिए थे कि आप कितनी इन्वेंट्री अभी रिलीज करेंगे और कितना प्राइस बढ़ाने के बाद में आप मेक श्योर करेंगे कि जिन लोगों ने पहले आपके प्रोजेक्ट में पैसा डाला है और जिन लोगों के पैसे की वजह से आप इस प्रोजेक्ट को आगे फ्लरिश करेंगे, वो कितना कमा के निकले। तो कितनी इन्वेंट्री को आप कम रेट पे देंगे, कितनी इन्वेंट्री को आप रेट बढ़ा कर देंगे। वो कमिटमेंट वर्बल हो गया था, हमें एक मेल पे भेज भी दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसा एक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था जिसमें कि हम लोग आज एक ब्रोकर अगर एक प्रॉपर्टी को सेल करता है, किसी को बेचता है, तो उसको उस इन्वेस्टमेंट को संभालने के लिए उल्टे 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। वो आगे फर्दर बिजनेस करने के लिए 10 बार सोचता है। ये फील है हमारे ऑफिस में भी है, कंट्री में भी है, बहुत सारे ब्रोकर्स भी इस चीज को चैलेंज जरूर कर रहे हैं। ब्रोकर ने कस्टमर से आगे हटे, हम ब्रोकर ने पैसा अपना खर्च किया अपने रिसोर्सेज पर, टीम अपनी हायर की, काम किया, मार्केटिंग बजट पर पैसा खर्च किया। उसके बाद ब्रोकर अपने ही कमाई हुई अपने जो बिल्स डालता है बिल्डर के पास, उसी कमाई के लिए उसको साल भर धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे में ब्रोकर बीच में से अपना स्टैंड छोड़ के, अपना कमिटमेंट छोड़ के साइड हो जाता है। कस्टमर को फिर ढूंढना पड़ता है, बिल्डर के ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर कस्टमर भी अगली बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 ऑप्शन तलाशता है, नए एक रिलायबल बंदे को ढूंढने के चक्कर में रहता है कि कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में नीड एनालाइजेशन करके दे सके, जो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को एजुकेट कर सके। लेकिन हमारे कंट्री में कितने ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे कंट्री में कितने ऑर्गेनाइजेशन जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक वैल्यूज के साथ में रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स क्रिएट करते हो। कितने हमारे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को लैंड लॉज, बाई लॉज, लोकल अथॉरिटीज के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उनके बारे में पेनल्टी क्लॉज क्या है, कस्टमर का पेनल्टी क्लॉज क्या है, ये जादू कैसे हो जाता है कि बिल्डर को कस्टमर ने टाइम से पैसा दिया, उसके बावजूद भी पेनल्टी कस्टमर पे लगी और प्रोजेक्ट उल्टा बिल्डर ने डिले किया, ये जादू कैसे हो जाता है। ये सब के बारे में अगर किसी रिप्रेजेंटेशन, जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी बिल्डर का, वो मालूम नहीं है तो क्या ये जिम्मेदारी ली जाएगी। मुझे मालूम है अगर मैं आज से 5 साल पहले अपने साथ में जो इन्वेस्टर्स या एंजल्स जुड़े थे, उसमें से 50% इस इंडस्ट्री को भला बुरा बोलते हैं, ब्रोकर्स को भला बुरा बोलते हैं, बिल्डर्स को भला बुरा बोलते हैं। कम्युनिटी में आज भी ये इंडस्ट्री सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है हमारे कंट्री को। और रोटी, कपड़ा, मकान, 3 बेसिक नीड से जुड़ी हुई ये इंडस्ट्री है। मकान के बाद फिर बात रोजगार की आती है, दुकान, ऑफिस स्पेस, SEZ, whatever it is। लेकिन जो भी पोटेंशियल इस टाइम हमें दिखाई दे रहा है अगले 50 साल में, उस 50 साल के अंदर इन ग्रे एरियाज को हम लोग कैसे रिजॉल्व करने वाले हैं। कौन इंस्टीट्यूशनल
वैल्यूज को लेकर रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स क्रिएट करने वाला है, सो दैट पूरी नॉलेज के साथ में इन्वेस्टमेंट कराई जाए। कौन सी वो बॉडी है वो मेक श्योर करने वाली की जो ब्रोशर पे, हमारे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ब्रोशर्स रखे हुए पीछे, वो जो ब्रोशर का उसका ऑथेंटिकेशन कौन करता है? जो ब्रोशर में मेंशन किया गया है, पहले कस्टमर, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर कस्टमर अपनी पॉकेट से 20 या 40% पैसा देता है, उसके बाद फिर जब उसके सामने बिल्डर वायर एग्रीमेंट सामने आता है तो उसको बहुत सारे गैप दिखते हैं कि ब्रोशर में क्या बताया गया था, बिल्डर वायर एग्रीमेंट में क्या है। और मैं यहाँ खड़ा होकर ये एडमिट करना चाहूंगा कि मैं इस जर्नी में यहाँ तक जो आया हूँ, मैं भी सबका हिस्सा था, और इस सबका हिस्सा होने के बावजूद आज कमिटेड हूँ कि वो सारे ग्रे एरियाज को रिमूव करना है, स्प्रेड करना है अवेयरनेस, बोलना है बिंदास, ध्यान जाए हम लोगों की तरफ सबका, बिंदास बोलना है, मेक श्योर करना है, किसी को गलत साबित नहीं करा। बिल्डर के शुरू में जाके हमने खूब अच्छे से देखा है, अगर आज बिल्डर को जितना पैसा व्हाइट में देना पड़ रहा है और उसका डबल पैसा ब्लैक में पहले दिन देना पड़ रहा है फ्लोट अलॉट कराने के लिए, तो बिल्डर तो पहले दिन से चाहेगा। प्री लॉन्चिंग होता है, अथॉरिटी मना करती है कि पहले आपको अप्रूवल्स लेने उसके बाद बेचना शुरू करना, लेकिन फिर भी बिकना शुरू होता है। कस्टमर सेंटीमेंट से खेला जाता है, मैं हूं गवाह उस चीज का। वो जो बताते हैं कौन सी इन्वेंट्री कौन से फ्लोर पे, वो कुछ भी अप्रूव नहीं है, 50% माल अप्रूव होने से पहले बिक जाता है। फिर किसी को 9th फ्लोर बताया था तो 7th फ्लोर मिला, किसी को पार्क फेसिंग बताया था तो किसी को रोड फेसिंग मिला, किसी को बोला था यहाँ पर पार्क रहेगा तो वहां पर दूसरा एक टावर खड़ा हो गया, ऐसे ही बढ़ा दिया। नोएडा एक्सटेंशन के केस स्टडी के थ्रू, रुद्रपुर की केस स्टडी के थ्रू मैं आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े देने वाला हूँ। कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, कितने कस्टमर सेंटीमेंट खराब हुए, कितने लोगों ने इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट से हाथ पीछे खींचा। और आज की डेट में वो बिल्डर्स के जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कितना हमारा रिसोर्सेज वेस्ट हो गए, कितना पैसा अटका हुआ है। जो कभी बहुत बड़े बिल्डर जाने जाते थे वो आज अर्श से फर्श तक कैसे आ गए। और हम लोगों ने ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का कमिटमेंट लिया, तो इन केस स्टडीज के द्वारा, ये केस स्टडीज तो एक सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट स्ट्रक्चर है कि हम केस स्टडीज के थ्रू हम लोग आप लोगों से बात करने वाले हैं। बट मेन कोर रीजंस, जो मेन कोर एरियाज है मैं आपको इंडिकेट कराना चाहूंगा कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ साथ ब्रोकर बिल्डर एग्रीमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, सो दैट जिस ब्रोकर ने आज कुछ रिकमेंडेशन दिया है वो उस रिकमेंडेशन को फॉलो करने के लिए बुकिंग से लेकर डिलीवरी होने तक साथ में खड़ा रहे उस प्रोजेक्ट में। सो आज जो भी हमारे बीच में इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, लीगल से भी, ब्रोकर कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेट करने वाले और एंड यूजर के तौर पर अपने को रिप्रेजेंटेट करने वाले और बिल्डर कम्युनिटी को, और हम लोगों का आइडिया विन विन पे वो सिचुएशन क्रिएट करने का है। दिस इज माय पर्सनल कमिटमेंट एंड माय पर्सनल प्रॉमिस टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगर हम ब्रोशर के साथ में एक ऐसा डिजाइन किया हुआ बिल्डर बायर एग्रीमेंट रखते हैं सामने, जिसमें विन विन पे कस्टमर के लिए, ब्रोकर के लिए और बिल्डर के लिए, चाहे वो पेनल्टी क्लोज है, चाहे वो रिफंड क्लोज है, चाहे वो डिलीवरी है, चाहे वो पोजीशन है, हर चीज की क्लैरिटी से पैसा पकड़ने से पहले बताया जाए कि ये हमारी इंटेंशन है। 5 लाख लोग कम से कम 5 लाख लोग, थोड़ा ज्यादा बना लेंगे फ्लैट, थोड़ा कम अपना कमाई रख लेंगे, 5 लाख लोग इस रियलिटी शो के थ्रू अगले 1 साल के अंदर मेक श्योर करेंगे और जुड़ेंगे और ये बताएंगे कि अगर किसी ने डिलीवर करने का कमिटमेंट लिया है लो बजट हाउसिंग में, चाहे वो हाई बजट हाउसिंग है, और उस बिल्डर के साथ में खड़े होंगे, चेंज की हवा तो महसूस होने लगी हमारे कंट्री में। आई बिलीव सब लोगों को थोड़ा सा महसूस तो हो रहा होगा, बदलाव तो है, ये फिक्सिंग अब ज्यादा नहीं चलेगी, तो वो बदलाव तो हर इंडस्ट्री में आ रहा है, कंट्री में आ रहा है। तो मैं आप लोगों को कुछ ओपनिंग देता हूँ। मैं गौरव भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक माइक लेकर आप सब ऑडियंस के बीच में रहें, जैसा कि हमारे बीच में एंड यूजर्स भी है, कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेट करने वाले लोग भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। कैसे रास्ता निकला जाए, कौन लेगा जिम्मेदारी रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स क्रिएट करने के लिए, कौन लेगा जिम्मेदारी उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट को। हम लोग अगले एपिसोड में ये करने वाले हैं कि पूरी इंडस्ट्री के बिल्डर बायर एग्रीमेंट को अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके बाद एक वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर बायर एग्रीमेंट फॉर्मेट विन विन सिचुएशन में क्रिएट किया, उसको डिक्लेयर करेंगे। उस पूरी कम्युनिटी में जो नेट पे हमारे पास अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोग जाने वाले हैं। हालांकि हमारे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, थोड़ा सा एडिट करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेट नहीं बोल पाएंगे।
बट फिर भी मैसेज तो दिया जाएगा। इन क्वेश्चंस की रूपरेखा मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं सो दैट आप भी इसमें पार्टिसिपेशन करके अपने सजेशंस दे सकें कि व्हाट इज अ बेटर वे, इस इंडस्ट्री में किस तरीके से। आपको मालूम है बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आने से पहले घबराते हैं, पैसा तो कमा लिया, अगर पीस नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बहुत बड़े बड़े क्वालिटी प्रोफेशनल्स बैठे हैं अभी इस इंडस्ट्री में। सो माइक बीच में इस पार्टिसिपेशन में सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप माइक नहीं कर किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो स्टार्टिंग है वो प्रोक्योरमेंट से लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। टॉपिक आपने बहुत बढ़िया किया, रियलिटी ऑफ, और ये काफी जो है बहुत ही, और मेरे ख्याल से दूसरी जो बात रियलिटी है हमारे समाज में, वो सबसे बड़ी रियलिटी है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे इंडिया में दोनों फेल। सबसे पहला आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इतने सालों के डेवलपमेंट अथॉरिटी होने के बाद भी डीएलएफ जैसा एक कॉलोनी इन्होंने बनाया। दिस इज रियलिटी। इसके बाद दूसरी तरफ आप चलेंगे तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा वाली में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो रूल रहा, नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो फेल हो गया वहां। ये रियलिटी है हमारे रियलिटी सेक्टर। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो हमारी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर वो कुछ नहीं कर रही रियलिटी सेक्टर। दिस इज फैक्ट, दिस इज रियलिटी। कोई भी नया लेजिस्लेशन लेके आते हैं उसमें कोई ना कोई लूपहोल, कोई प्रॉब्लम तो आ जाती है, वो तो ठंडे बस्ते में रहते हैं। अपार्टमेंट एक्ट के बारे में देखिए आप, कोई लैंड एक्विजिशन के बारे में देखिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो आम उपभोक्ता है, जो इंडिविजुअल है, जो इन्वेस्टर है, उसके लिए कोई ऐसी बात आ ही नहीं रही है जिससे कि छोटी छोटी कॉमन भाषा में उसे समझ में आ जाए कि लीगल चीज हमें क्या है। तो सर आजकल ये जो ब्रोशर्स पे और होर्डिंग्स पे बताया जाता है क्रीडाई, एक संस्था है क्रीडाई या दूसरी दो तीन कुछ संस्थाएं हैं, तो इनका क्या रोल है सर? क्रीडाई CREDAI, लोग बिल्डर्स बोलते हैं क्रीडाई से अगर किसी बिल्डर को सत्यापन मिल जाता है तो वो एविडेंस है कि वो बिल्डर सबसे अच्छा बिल्डर है। क्या समझे? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, अगर आप लोगों को मालूम हो, क्रीडाई करके, जैसा आपने बोला कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। नीरज जी थोड़ा बता देना। क्रीडाई नीरज जी जो आप समझा रहे हैं, हेलो जी। क्रीडाई एक्चुअली इट्स कोई इंस्टीट्यूशन है जो बिल्डर्स लीग के मेंबर्स हैं। तो वो एक जितने भी बिल्डर्स हैं, अगर उनके खिलाफ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेंबर्स हैं उस बॉडी में, क्रीडाई। Is it government body, sir? Sorry? Is it any government body? नहीं, it's not a government body. It's So किसने establish की है ये builders themselves, they are the members. Okay. And I mean all the builders are members of this body. केजरीवाल जी का आज का Why has any problem? केजरीवाल जी का जो आज का एजेंडा है, जो न्यूज में आज सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, उनका कहना है कि जिन लोगों के ऊपर लोकपाल बैठना चाहिए वो ही लोग लोकपाल बिल बना रहे हैं। So, मुझे तो इसमें गैप दिखता है। मेरा आपसे जो क्वेश्चन है सर, जैसा कि आप लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें अपने कुछ भी क्लॉजेस डालते हैं। मुझसे कोई किसी ने नहीं पूछा आज तक, जो पैसा लिया उस पैसे के बदले में जो कमिटमेंट्स दिए वो सब उसमें लिखा जाता है। तो लोकल अथॉरिटीज पिक्चर में होने के बावजूद भी लोकल अथॉरिटीज के पास क्या ये अधिकार नहीं होते कि वो ब्रोशर मार्केट में जाने से पहले उसका ऑथेंटिकेशन और सर्टिफिकेशन करें और उस
ऑथेंटिकेशन और सर्टिफिकेशन के बाद में उसी टाइम पे ये भी मेक श्योर करें कि आप पहले ही डिक्लेयर कीजिए कि आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट का फॉर्मेट क्या है। पैसा लेने से पहले अपना फॉर्मेट बताएं। इस गैप को कैसे लीगल क्या आप जानकार हैं? बिल्डर बायर एग्रीमेंट की जहाँ तक आपकी बात कही, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में मेरा जो तजुर्बा है, जो मैंने देखा है अभी तक हमारे यहाँ, वो उनका एक सेट फॉर्मेट, और उस सेट फॉर्मेट में आपको फोर्स करते हैं कि भाई आप इसको या तो साइन करो या फिर रिजेक्ट करो, या तो साइन करो या अगर आप नहीं ज्यादा करते हो, जैसे मैंने आपने देखा, मैंने कई क्लाइंट को देखी है, मैंने कहा कि सर तो उनको यहाँ जाके कहो कि भाई हमारे को ये चीज चाहिए, ये मैं साइन नहीं करूंगा। जैसे सबसे बड़ा एक आर्बिट्रेशन का पॉइंट होगा, जिसमें आर्बिट्रेटर नियुक्त करने की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको एक क्लॉज है जिसमें कहता है कि दोनों के सहमति से कोई आर्बिट्रेशन का मामला आना चाहिए, लेकिन 99% का 100% बिल्डर जो है वो ये आपको कहते हैं कि नहीं साहब, अगर आप इस क्लॉज को नहीं रखना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ अपार्टमेंट में हाँ, तो उसका लीगल पॉइंट ये है कि आप इंसिस्ट करने के लिए एक आम उपभोक्ता के तौर पे जो है आप अपने जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या जो लोकल वहां की अथॉरिटी है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट तो ये आता है कि वो कितना सुनते हैं। सो आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि आर्बिट्रेटर क्लोज क्या है, उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे आप? वो क्लोज है क्या, उसका क्लोज का वैल्यू क्या है? जो आर्बिट्रेटर क्लोज आपने बताया, उसका क्या क्लोज का मतलब ये जैसे वो तीन बात। सबसे पहला तो ये कि अगर मान लीजिए जैसे बिल्डर और बायर और आप दोनों हैं, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो आर्बिट्रेशन का क्लॉज है उसमें हमारे मुताबिक भी होना चाहिए कि दोनों के सहमति से ये होना चाहिए। हाँ, दोनों का अगर कोई डिस्प्यूट आती है तो मैं भी उसमें मेरा भी एक से होना चाहिए कि साहब ये फलाने एडवोकेट है या ये लीगल एक्सपर्ट है, मैं इनको आर्बिट्रेशन रखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो कि आपके लिए सबसे जो जरूरी चीज है यही है, ये बहुत बड़ा क्लॉज है, क्योंकि आज आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में ये बहुत बड़ा चीज है कि अगर कोई आर्बिट्रेशन से आपका डिसीजन आता है तो उसके बाद में आप बहुत से जो लीगल कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वहां नहीं जा सकते हैं अगर आर्बिट्रेशन में आपको कोई नुकसान होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाए तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि दोनों तरफ से, हमारे तरफ से भी उधर से भी। सो बिल्डर कम्युनिटी की तरफ से इस बारे में क्या जवाब है? हीरो जी, आपने भी पहले बात जिक्र किया था कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट के बारे में। I'd just like to intervene in the middle, sorry for the intervention. I would like to call upon the dais and invite Ms. Chandana Verma, Senior Vice President, CRASA, and I would like to invite ma'am, please, will you please come to the dais and give us the सही टाइम पे आप आएगा, बिल्डर्स की तरफ से भी कुछ पार्टिसिपेशन हो जाए। तो इस क्लोज के बारे में सर क्या बोलना चाहेगा? नहीं, मैं नीरू जी जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था, मैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट का समस्या एक्चुअली वो तो ठीक है जी, एक फॉर्मेट होता है, और लेकिन इतना वो लंबा होता है कि आम आदमी जो फ्लैट खरीदने जाता है वो इतनी मतलब जहमत नहीं करते कि उसको पढ़े, मतलब या आउट ऑफ शेयर एक्साइटमेंट they are eager to sign the agreement, buyer seller agreement, but उसमें आप उसको अगर गौर से पढ़ेंगे उसमें कुछ पोर्शन होता है जो हाथ से लेके जाते हैं। इसमें अगर गैप देखें तो इसमें मुझे साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर बहुत क्रूशियल रोल आता है ब्रोकर का। तो हमारे बीच में सर बैठे हुए हैं इस ब्रोकर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ब्रोकर का यहाँ से रोल स्टार्ट होता है कि वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट अगर है, अवेलेबल है, तो क्या ब्रोकर किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने से पहले बिल्डर से वो फॉर्मेट मांगता है कि आज आपके ब्रोशर के ऊपर, जिस ब्रोशर का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, और वो ब्रोशर में जो आज टर्म्स कंडीशन दी गई है और 20% या 40% पैसा देने के बाद में जब वो एग्रीमेंट साइन होने की बारी आएगी, तो क्या वो आज फॉर्मेट अवेलेबल हो सकता है? क्या हमारे ब्रोकर कम्युनिटी में इतनी एजुकेटेड कम्युनिटी है, क्या इतने किसी इंस्टीट्यूशन से कोई सर्टिफिकेशन लेके या इतना नॉलेज लेके आया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया को, ये फैक्ट मैं आपको बताता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में, 10 में से 8 लोग आज भी किसी ना किसी मीडिएटर के थ्रू भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबको मालूम है कि बिल्डर का डायरेक्टली ऑफिस कहाँ है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। उसके बावजूद भी कस्टमर खुद ये चाहता है
कि मेरा अगर रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं अपने विषय सर्कल में नोट लूँ, मैं अपना मेहनत का पैसा कमाने में नोट लूँ, मैं बार बार शायद इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। तो उसके बारे में क्या कहना सर आपका? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया है। ब्रोकर रियली प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो एक बहुत वाइटल लिंक रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में अभी तक एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, वेल अवेयर कैटेगरी में बहुत कम ब्रोकर आते हैं। कुछ बॉडीज ऐसी हैं, जैसे कि आप क्रेडाई की बात कर रहे थे, ऐसी एक बॉडी है एक्री, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड रियल्टर्स ऑफ इंडिया, और दूसरी एक बॉडी जैसे क्रेडाई बताया थे, कॉम्पिटिशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स ऑफ इंडिया। ये प्रोफेशनल्स बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें जो प्रोफेशनल्स बनते हैं दे आर बेसिकली ऑलरेडी इनटू सम अदर प्रोफेशन। कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एमबीए है, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, तो उस स्टेटस के लोग इसके मेंबर हैं। It means you are saying those who are not in practice, how they can teach? Right. Those who are not in practice, how they can teach? Right. Yeah. Now the status of the people who become member of such associations and such societies is among top educated people of the country. The real broker, the Jhola Shah Bhatti, the person own property, जिसकी काला टेलीफोन है और एक चप्पल है और एक दोना हाथ में है, जो कि मकान दिखाता है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। And he is the man who is actually active on the ground. अगर मैं मकान दिखाने जाऊँगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब नहीं जाएंगे, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ नहीं जाएंगे, वो काला दोना साहब आगे जाएगा। मैंने सुना कि यूएस में तो अगर किसी को रियल एस्टेट के बारे में कुछ शब्द भी बोलना हो पहले, तो उसको सर्टिफिकेशन करना होता है, उसको बकायदा एक वहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंश्योरेंस एजेंट की तरह एक कोड मिलता है बकायदा। वहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या है, there is a word of difference between USA and India as of today. So we are progressing in that line. We are getting people educated in that line. People from all walks of life, they may be in real estate or not, they are taking interest in this. लेकिन अभी हम उससे काफी दूर हैं। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा, रियल एस्टेट शुड बी एक्चुअली रियल एस्टेट। जहां पर ये अनरियल बन जाती है, वहीं तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रियल एस्टेट रियलिटी के जितने पास रहेगी, हम ट्रुथ के उतने करीब रहेंगे। जितने हम ट्रुथ के करीब रहेंगे, उतना हम सेटिस्फैक्शन कस्टमर को दे पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि भले आप किसी एजुकेटेड फोरम में हो या ना हो, किसी एसोसिएशन में हो ना हो, लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में रियल है, रियल होने का मतलब अपने फैक्ट जानते हैं, कोई बात छुपा नहीं रहे हैं कस्टमर से, उसको मिसगाइड नहीं कर रहे हैं, रियलिटी के रियल है। रियल एस्टेट मतलब जो रियल एस्टेट है, जो सच है, जो ट्रुथ है, वो हम आपको कस्टमर को बता रहे हैं। हम लोग हमेशा अपनी लाइफ में आइडियलिस्टिक बात करते हैं। मैं भी अपने घर में अपने बेटे को हमेशा बोलता हूँ टाइम पे ब्रश करना चाहिए, टाइम पे ही करना चाहिए। ये आइडियलिस्टिक बात हम सब लोग सब करते हैं, बट फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट सर, कि इस गैप को कैसे कितना जल्दी से, क्योंकि हार्ड एंड मनी तो हार्ड एंड मनी है। नहीं, मैं बात कैसे बिना आइडियलिस्टिक बात किए कोई आगे नहीं बढ़ता। अगर राम ने राम राज्य सपना नहीं देखा होता तो आज राम नहीं होते। तो अगर आदर स्थापित गांधी जी नहीं करते तो हम आप उस तरह से बात नहीं करते। आदर तो देने ही पड़ते हैं। हाँ, हम 100% नहीं पहुंच पाएंगे, 50% पहुंचेंगे, 40% पहुंचेंगे। तो इसको एग्जीक्यूशन में कैसे लाया जा सके? रियल एस्टेट में जो भी ब्रोकर कम्युनिटी है जी, वो इतने इंफॉर्मेटिव हो कि नीड को एनालाइज करने के बाद नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास खुद नॉलेज होना जरूरी है पहले ना। मैं फिर वही बात कहूंगा,